अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, कल कल यस सर। कल मैंने ना ये इसी टाइम में एक बयान रखा हुआ है अपना, तो फिर एमएफए की क्लास नहीं है कल, है जी। हम कौन? हाँ, मतलब जिन्होंने बयान में बैठना है बिल्कुल वेलकम, जरूर बैठे। बाकी क्योंकि वो इस दफा कोशिश की थी पीआरसी वाले बच्चों को भी घेरने की, तो टाइम फिर यही बन रहा था, तो इसलिए एमएफए की क्लास फिर कल नहीं कर रहा। दोबारा बता देता हूं, मैं एमएफए की क्लास कल नहीं कर रहा। किस टॉपिक पे? पैसे, पैसा 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 ही पैसा। कल मैंने जहां डिस्कशन एंड की थी ना, वहीं से रिज्यूम कर रहा हूं। करंट एसेट्स, पता नहीं मैंने कल क्या फिगर लिखी थी, 50, और करंट लायबिलिटीज 12, 38। कल मैंने डिस्कशन जहां एंड की थी कि बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं, अगर एसओएफपी को इस तरह से बांटें कि नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इन्हीं में से नेट। अच्छा, ये अकाउंटिंग वाले लोगों की सोच और है, फाइनेंस वाले लोगों की सोच और है। ये इस वक्त फाइनेंस की बात हो रही है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नेट करके इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, और उसकी एक लॉजिक ये समझ लें कि इनमें हमारा पैसा स्टक है। स्टक क्यों है? हमें डेटर्स रखने होते हैं, उधार पे चीजें बेचनी होती है, वरना बिजनेस नहीं चलेगा। इन्वेंट्री स्टोर में रखनी पड़ती है, तो इन्वेंट्री पे पैसा क्यों स्टक है? खरीद के इन्वेंट्री रखी हुई है, लेकिन अगर उधार पे खरीदी है फिर थोड़ी पैसा स्टक है, तो इसलिए जितना उधार है क्रेडिटर्स वो माइनस कर लें। तो इसलिए फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल ये एक साइड है, और इसकी दूसरी साइड है इक्विटी और डेट। तो इसको ऐसे कहा जाता है कि बिजनेस के एसेट्स फाइनेंस करने के दो सोर्सेज होते हैं। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ाया था, और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन ये था कि बिजनेस को इन सोर्सेज से पैसा लेना कॉस्ट करता है केई, केडी, और दोनों की मिला के वैक। इसके लिए कॉस्ट करता है केई, इसके लिए कॉस्ट करता है केडी, और दोनों को मिला लें तो वैक। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ये है कि हमें इस बिजनेस में 38 मिलियन का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इनमें से किसी एक या दोनों सोर्सेज से पूरा करना पड़ेगा, और वो हमें कॉस्ट करेगा। अगर सिर्फ डेट से ही सोर्स किया तो इंटरेस्ट कॉस्ट है, अगर दोनों से तो फिर वैक कॉस्ट है, तो फिर वैक हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो ये है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अब मैं इसमें सवालों में ना कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है, उसको डिसीजन भी कह सकते हैं, चलें, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये कोई टाइप्स नहीं है, ये मैं आपके सिर्फ एक सोच का लेवल ले जाने के लिए कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि इतने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन देने के लिए कह रहा हूं कि इसमें हमसे सवाल चॉइस ऑफ वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजीज पे भी हो सकता है, दैट इज एग्जिस्टिंग वर्सेस प्रपोज्ड। यानी इस वक्त मैनेजमेंट ने डेटर्स को इतने पीरियड का उधार दिया हुआ है, इन्वेंट्री इतने दिन की रखी जाती है, लेकिन मैनेजमेंट चाह रही है कि इसको चेंज करें, डेटर्स का क्रेडिट पीरियड चेंज करें, इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड चेंज करें। तो बताएं ऐसा करें कि ना करें? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर जो हम करना चाह रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये इस तरह के कई सवाल हो सकते हैं, और जैसे कल प्रैक्टिस कर रहे थे मिसिंग फिगर्स निकालने के भी सवाल हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं कि इन तरह के सवाल हो सकते हैं इस चैप्टर में। ये कोई मैक्सिमम टाइप्स नहीं है कि बस यही सवाल होंगे, नॉर्मली इस तरह के सवाल हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजीज का मतलब है डेटर पीरियड कम करना है, बढ़ाना है, सख्ती से बात करनी है, नरमी से बात करनी है, डिस्काउंट देना है, नहीं देना है, ये है वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजीज।
वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजीज का मतलब है क्रेडिट पीरियड डिसाइड करना, डिस्काउंट ऑफर करना, सख्ती से बात करना, अपने रिकवरी प्रोसीजर्स को स्ट्रॉन्ग करना, इन्वेंट्री लेवल्स जो मेंटेन करते थे उनको कम करना, बढ़ाना। क्या जी? इस पे सवाल तकरीबन 8 नंबर, 8-9 नंबर। इस पे न्यूमेरिकल सवाल आता है तकरीबन को 8 नंबर तक के आसपास। अच्छा वो, हाँ, वो रिकॉर्डिंग में एक बच्चे ने कहा कि आपने वो जो हेजिंग पढ़ी थी उसके पास पेपर के कोई सवाल नहीं कराए किए हैं। मनी मार्केट फॉरवर्ड के जितने सवाल है वो सब किए थे, किए आपने थे होमवर्क क्लास वर्क। फिर इसके अलावा एक सवाल फ्यूचर हेजिंग का था, वो मैंने इंटेंशनली छोड़ा हुआ है, पुराना एक सवाल है, उसमें ना उसने एक टिक वैल्यू चीज पूछी हुई है, वो एक गैर अखलाकी हरकत थी। टिक वैल्यू ऐसी मिसाल समझ लें कि अगर एक फ्यूचर की प्राइस है रुपीज पर डॉलर 340.25, तो टिक साइज है 0.001, नहीं 0.01, यानी कितने डेसिमल तक जा रहा है? 2 डेसिमल तक। ये टिक साइज होता है। हमारा रेट कितने लेवल तक गया हुआ है? जैसे अगर 1.9754, तो टिक साइज क्या है? इसको टिक कहते हैं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग बाय और सेल का सीधा सीधा डिफरेंस ले लेते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं कि अगर बाय और सेल 340.25 और 344.78, तो हम तो ले लेते हैं गेन 4.53, और हम लोग टोटल गेन निकाल लेते हैं 4.53 इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसे वो छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बेटा पहले ये कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करो, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर तालियां बजाओ। तो ये जो चीज, इसको अगर स्टेप्स में बांट देना तो वो एक स्टेप ये बन सकता है कि एक टिक इतने का है, टिक साइज। इसमें से डेसिमल उड़ा दें तो फर्क कितना है? डेसिमल उड़ा दें 4 का, ये उड़ा दें 453, तो नंबर ऑफ टिक्स हो गए 453। कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर $1.5 लाख का है तो इस $1.5 लाख को 0.01 से मल्टीप्लाई करें, इसको कहते हैं टिक वैल्यू। 1500 रुपए है, हाँ हाँ डॉलर। तो अरे नहीं भाई, रुपीस, ये रुपीस पर डॉलर है, तो रुपीस आ जाएगा आंसर, 1500 रुपए आएगा। अच्छा 1500 रुपए इंटू 453 करें, फिर इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो वो यही चीज बनेगी, फिर यही चीज बनेगी है। नहीं, आपने नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं क्योंकि टिक का वर्ड एक दफा टेस्ट हुआ है, इसलिए बता रहा हूं कि टिक होता क्या है। लेकिन वो गैर अखलाकी सवाल था, किसी भी कैलकुलेशन के स्टेप्स के बीच में से निकाल के सवाल नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर बाद में कमेंट भी हो गए हुए थे कि ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, नहीं पूछेगा आइंदा कभी। एमएफए में हो गया था ये, एमएफए की एक अटेम्प्ट में ये टिक वैल्यू या टिक्स करके पूछा हुआ था, तो वो एक गैर अखलाकी हरकत थी, नहीं पूछनी चाहिए थी। तो मैंने बस सिर्फ जिक्र किया कि टिक होता क्या है। हम जो डायरेक्ट फार्मूले से गेन निकाल लेते होते हैं, वो उसको स्टेप्स में तोड़ तोड़ के निकालने का एक काम होता है। इन शॉर्ट इग्नोर। तो उसके अलावा सारे किए मेरे पास है, पर रेसिडेंट वाला भी किया हुआ है, सारे किए हैं। पता नहीं मैंने बताना क्या शुरू किया था, उधर क्यों निकल गया था मैं? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए कहां से कहां निकल गया था। तो वर्किंग कैपिटल पे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, को 8 नंबर तक का, और इस तरह के सवाल हो सकते हैं। तो सवाल कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं अच्छा, कल मैंने एंड पे एक ज़बानी बात बोली थी, वो दोबारा बताता हूं। मैंने कहा था
कि ये एवरेज बैलेंसेज है, ये बैलेंस शीट की फिगर्स नहीं है, एवरेज बैलेंसेज हैं। और अगर वर्किंग कैपिटल का एवरेज बैलेंस 38 मिलियन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज पूरा साल हर दिन इतना ही बैलेंस होता था। तो हमें फिर इसके लिए लोन या इक्विटी पूरा साल इतना ही अरेंज रखना पड़ा। तो अगर 12% हमें उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैसे निकालें? सिंपली इस पे रेट लगा के। तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब है इस पे रेट लगाना। भी करता हूं सवालों में, ये मैंने कल एंड पे जबानी बात बोली थी, अभी करता हूं सवालों में। पहले कर लेते हैं एक सवाल, आप खोलिए बुक में। दिखाइएगा। किधर है, किधर है? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 खोल लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 एबीसी लिमिटेड। हाँ जी, ये पढ़ लें, करता हूं बोर्ड पे। ये मैंने कुछ बीएफडी के सवाल डाले हैं इसमें। पेज नंबर पता नहीं, 277, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 एबीसी लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं। अच्छा, ये ना एक वर्ड चेंज कर लीजिएगा, वो स्ट्रेटजीज जरा थोड़ा डिफरेंट एंगल भी हो सकता है। इसको ना पॉलिसीज कहते हैं, पॉलिसीज, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज नहीं पॉलिसीज। वो स्ट्रेटजीज जरा थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। पॉलिसीज, वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। कर दें यार। हाँ जी, सवाल पढ़ लिए हैं तो मैं समझाऊं। हमें इस वक्त पैसों का मसला चल रहा है, चलता है पैसों का मसला। अभी इस वक्त वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज रिवाइज करना चाह रहे हैं। वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज यानी उधार देना है कि नहीं देना, कितने दिन का उधार देना है, इन्वेंट्री लेवल क्या रखने। तो अभी पॉइंट नंबर 1 में ये बताया हुआ है कि हम 5 लाख यूनिट्स पर मंथ बेच लेते होते हैं, और अभी इस वक्त कैश और क्रेडिट सेल्स का ब्रेकअप बताया हुआ है, और डेटर्स कब कब पैसे दे देते हैं ये बताया हुआ है। मैनेजमेंट चाह रही है कि इनको जरा खींचें, और उस खींचने से फर्क ये पड़ेगा कि कस्टमर्स हो जाएंगे नाराज, सेल्स हो जाएगी कम। लेकिन डेटर से जो पैसे 30 और 60 दिन में आते थे वो 15 और 30 दिन में आने लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी में कोई और परेशानी है तो बताएं।
पॉइंट नंबर 2, हम अभी इस वक्त 45 डेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड चला रहे हैं, उसको हम 30 पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। क्रेडिटर्स को अभी हम पैसे देते हैं 30 दिन तरसा के, अब हम उनको और तरसाना चाह रहे हैं, 60 दिन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और उसके अलावा आपको यह बताया हुआ है कि जो कॉस्ट है उसमें से मटेरियल कितना है और हमें फंड्स यानी फाइनेंस कितने रुपए कॉस्ट करता है, तो ये वैक समझ लें 15%। पूछा यह है कि मैनेजमेंट जो करना चाह रही है उसको इवेल्युएट कर दें। इवेल्युएट तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी और रिवाइज्ड पॉलिसी का मुकाबला करना है, और सिर्फ न्यूमेरिकल करके नहीं बता देना, डिस्कस तो फिर उस पर हमें अंग्रेजी में आंसर भी करना पड़ेगा। कितने ईयर्स का प्लान चल रहा है सवाल में डाटा, तो 1 साल ही के अंदर की बात है। तो हमें ना अगर डिसीजन मेकिंग करनी पड़े या अभी जो मैंने कहा था इंपैक्ट निकालना पड़ सकता है, तो चूंकि सारी डिस्कशन मैक्सिमम 1 साल की हो रही होती है, तो कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए ये आपको चीजें काम आ सकती हैं। इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज, चेंजेस ऑन P&L आइटम्स। अब जब हमने एक फैसला करना ही 1 साल को सामने रखे हैं, तो हमारी जो भी वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज होंगी, P&L में क्या क्या चीज उनसे हिट हो रही होगी या अफेक्ट हो रही होगी, सेल्स अफेक्ट हो रही होंगी, और सेल्स अफेक्ट होने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल भी हो रही होंगी, तो कंट्रीब्यूशन इफेक्ट हो रहा होगा। सेल्स कम ज्यादा होंगी तो फिर कंट्रीब्यूशन कम ज्यादा होगा। और क्या क्या असर पड़ रहा होगा? हाँ जी, P&L आइटम्स पे क्या फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट पड़ना है। और किन किन आइटम्स पे इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ जी, ये एक सेपरेट डिटेल है ये, क्योंकि बीएफडी में ना टॉपिक होता था 2021 में, वो भी निकाल दिया था। उसमें ट्रेडर्स की डिटेल मैनेजमेंट, बैड डेट, डिस्काउंट, फैक्टरिंग, वो एमएफए में नहीं है, लेकिन हो सकता है हल्का फुल्का किसी सवाल में टच आ जाए, तो बैड डेट्स भी हो सकते हैं। ये कैसे? ज्यादा दिन बढ़ाना चाहेंगे हम डेटर्स के, तो फिर गंदे लोग भी आएंगे, फिर पैसे भी लेके भागा करेंगे, तो बैड डेट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, डिस्काउंट्स भी आ सकते हैं। पता नहीं क्या बता रहा था। हाँ जी, तो हमारी जो भी वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज हैं उनमें अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो ये चीजें उनसे अफेक्ट हो सकती हैं। चलिए सवाल पे आते हैं। वापस सवाल ये है कि मैनेजमेंट ने जो सोचा है उसको इवेल्युएट कर दें, तो कैसे इवेल्युएट करें, यानी न्यू वर्सेस पुरानी कैसे इवेल्युएट करें? एग्जिस्टिंग पे क्या कंपेयर करना है, क्या वैल्यूज निकालनी? हाँ जी, ये कंपेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग है ना, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। हम एग्जिस्टिंग पॉलिसीज पे चलें या रिवाइज पॉलिसीज पे जाएं, तो डिसीजन मेकिंग है, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, इनकम एक्सपेंसेस। तो हम इस डिसीजन का जो भी हाँ या ना करेंगे वो इन P&L आइटम्स की बेस पे करेंगे। तो हम एग्जिस्टिंग की P&L आइटम्स निकाल लेते हैं और रिवाइज्ड की निकाल लेते हैं। ये मैं करा रहा हूं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज की डिसीजन मेकिंग या इंपैक्ट का सवाल है, तो वो हमें P&L आइटम्स की बेस पे करना पड़ेगा। लिख लें ये बात, वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज की डिसीजन मेकिंग का सवाल है, तो वो हम P&L आइटम्स की बेस पे करेंगे इवेल्युएट। वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज की अगर डिसीजन मेकिंग का सवाल है, तो फिर हम वो डिसीजन P&L आइटम्स की बेस पे करेंगे। चले लिख लिया। अभी इस वक्त हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो भी है, हमें उसके साल की P&L आइटम्स निकालनी है। इंटरेस्ट कॉस्ट, अच्छा चलें ज्यादा जल्दी हो गया, मैं तरतीब से चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट के शुरू से ऊपर से आते हैं। सेल्स, और सेल्स लिखेंगे तो फिर इनकी कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखेंगे या डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन लिख देंगे। तो अभी इस वक्त हम कितने यूनिट्स बेचते हैं? 5 लाख, और 5 लाख बेचते हैं 1 महीने में, तो साल के हो गए इतने। तो फिर 1 यूनिट पे कितनी कंट्रीब्यूशन कमाते हैं? कैश सेल्स अलग है, क्रेडिट सेल्स अलग है या सेम है? प्राइस अलग है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो कैश सेल्स वाला डिस्काउंट है उसको अलग ले लें और कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड एक ही कर लें। तो हम कितने रुपए की बेचते हैं? 100, और वेरिएबल कॉस्ट, तो हम ये चीज 20 रुपए कंट्रीब्यूशन पे बेचते हैं। नहीं, 100 और 80 कितना आ गया? मिलियन आ गया। तो मिलियन में चल लें, 1000 में चल लें। ये तो बड़ी फिगर थी ना, छोटी भी आ सकती है जी। 120,000। कैश सेल्स पे हम डिस्काउंट भी देते होते हैं,
ऐसे भी कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ही में कैश और क्रेडिट अलग निकाल लेता, और ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने 100 रुपए ही की बेस पे कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कैश सेल्स का डिस्काउंट अलग से माइनस कर लेता हूं। कितनी होती है कैश सेल्स? कितनी? 20%। तो 5 लाख इंटू 12 इंटू 100 रुपए, ये तो हो गई पूरी सेल्स। 20% होती है कैश सेल्स। डिस्काउंट देते हैं जी 100। और अभी सवाल में एग्जिस्टिंग P&L आइटम्स क्या है जी? पॉइंट नंबर 1 में कैश सेल्स का डिस्काउंट हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, कहीं बैड डेट, कोई डिस्काउंट अलाउड, कुछ नहीं। तो हमें इस वक्त वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट पड़ता है। कितना परसेंट? तो फिर 15% को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के बैलेंस से। एग्जिस्टिंग डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री वो निकालनी पड़ेगी सारी। वर्किंग कैपिटल का डेटर क्रेडिटर कहां है? निकालने पड़ेंगे ना, तो वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, उस पर 15%। ये हो गई एग्जिस्टिंग पॉलिसीज की P&L आइटम्स। देखें, हमें वर्किंग कैपिटल का बैलेंस निकालना है, कल किए थे सवाल, तो डेटर क्रेडिटर की अमाउंट चाहिए उसके लिए, वो हमें निकालनी पड़ेगी रिवर्स चल के, तो वो वर्किंग वन। डेटर्स कितने अभी फिलहाल? अच्छा, जब डेटर्स निकालते हैं ना तो हम लेते हैं, कल वाले सवालों में क्या कर रहे थे, सेल्स की फिगर डिवाइडेड बाय 365, इस सवाल में शायद लिखा हुआ है 60 इनटू डेटर बेस, इससे डेटर्स निकाल रहे थे कल। अब हमें ना ये 2 टुकड़ों में निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग 30 दिन में पैसे देते हैं, कुछ 60 दिन में देते हैं, तो हमें डेटर्स के भी ना 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। वो लोग जो 30 दिन में सेटल करते हैं और वो लोग जो 60 दिन में सेटल करते हैं। अच्छा, ये 6 मिलियन कर लूं, 5 लाख इंटू 12, 6 मिलियन यूनिट्स हो गए। ये हो गई सेल्स, ये निकल आई सेल्स, ये हो गई क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स आ गई। अब यहां से डिवाइडेड बाय 360 इनटू जो इनका कलेक्शन पीरियड है, लेकिन कलेक्शन पीरियड 2 डिफरेंट है, इसलिए मैंने 2 टुकड़े किए। कितने लोग 30 दिन में पैसे देते हैं? इन लोगों पे 60/360 और इन लोगों पे 30/360। नहीं समझ आई बात? ये जो कल हमने काम किए हैं मैंने वही, अब इसमें सिर्फ 2 टुकड़े हो गए। कल डेटर्स की 5 फिगर्स की है ना कैलकुलेट, तो इसी तरीके से किए, बस अब 2 हिस्सों में करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतने लोग इतने दिन में और इतने इतने दिन में सेटल करते हैं, इसलिए डेटर्स के 2 टुकड़े करने पड़े। ठीक।
डेटर्स इन्वेंट्री कौन सी है? फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की? फिनिश गुड्स की होती तो बता देते, तो रॉ मटेरियल की है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है 30 दिन की, 45 दिन की। तो रॉ मटेरियल पीरियड फार्मूले में क्या आता है? रॉ मटेरियल पीरियड वाले फार्मूले में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उसने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट में से 70% मटेरियल कॉस्ट है। इन्वेंट्री, यार कुछ तसल्ली नहीं हो रही मुझे शक्लें देख के। आप ये डेटर्स नहीं समझ आ रहे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 6 मिलियन 80 रुपए 70%। ये क्या चीज बन गई? मटेरियल कंज्यूम्ड। ये मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। तो इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन्वेंट्री पीरियड कितना? 45 डेज। ये मटेरियल की इन्वेंट्री आ गई 42,000। और क्रेडिटर्स को हम लोग पैसे देते हैं 1 महीना तरसा तरसा के। तो क्रेडिटर्स भी रॉ मटेरियल वाले, क्रेडिटर्स तो रॉ मटेरियल के होते हैं, तो उनको हम देते हैं पैसे 30 दिन में। लेकिन फार्मूले में क्रेडिटर्स पीरियड, क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस, परचेजेस तो सवाल में है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। थर्टी बाय 360 78,000। ये हमारा अभी इस वक्त वर्किंग कैपिटल होता है 78 मिलियन। 11,700। इतना अभी इस वक्त हम कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, ये हमें कैश पे डिस्काउंट देना पड़ता है, इतनी हमें इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती है वर्किंग कैपिटल की 98,700। ये है एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का P&L इफेक्ट। बाकी कौन से? ये क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल के अलावा बाकी भी हो सकते थे, लेकिन कुछ कहा नहीं ना। कल जो सवाल कराऊंगा उसमें है, उसमें लेबर ओवरहेड्स भी हैं। क्या हो गया? परसों, ओए परसों तो छोटी सी क्लास होती है, लेकिन खैर चले कर लेंगे। एग्जिस्टिंग, अब इन्हीं में हमने फिगर्स बदलनी है और रिवाइज बन जाना है। अगर हम रिवाइज्ड पॉलिसीज पे चले गए जी, अगर हम रिवाइज पॉलिसी पे चले गए तो यूनिट्स 5% कम हो जाएंगे, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट ये चेंज हो जाएंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग वाली कंट्रीब्यूशन को 0.95 कर देते हैं। नहीं, कैश सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन हमने तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकाला ना। कैश सेल्स को मैंने अलग डिस्काउंट ले लिया था, मैंने कैश सेल्स का अलग डिस्काउंट एक्सपेंस ले लिया था। अगर कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कैश का अलग अलग निकाला होता तो यहां भी अलग अलग निकालते, क्योंकि कैश क्रेडिट चेंज हो रही है। 114000 कैश सेल्स का डिस्काउंट 6 मिलियन 0.95। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 100 रुपए तक ये मैंने सेल्स निकाली है और 30% अब कैश सेल्स हो जाएंगी और डिस्काउंट 98%। पहले कैश सेल्स 20% थी और 6 मिलियन यूनिट्स होते थे। अब 6 मिलियन से 5% कम यूनिट्स हो जाएंगे और कैश सेल्स इनका 30% होंगे, बाकी वही 8% ही है। और इंटरेस्ट होगा
अच्छा मैं तो बोर्ड पे कर ही दूंगा, आप लोग वर्किंग टू का वर्किंग कैपिटल निकालें, करें। बिल्कुल आ सकता है, माइनस में बिल्कुल आ सकता है। माइनस में क्यों आ सकता है भाई, क्रेडिटर्स ज्यादा भी तो हो सकते हैं, फिर इनकम बन जाएगी। जी माइनस में बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं।